एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। शांति। नहीं बहाने कोई उल्हाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, तो पार कर ले मुश्किलों का समंदर। कोई बहाना नहीं, कोई उल्हाने नहीं, पुरुषार्थ का तूफान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, तो पार कर ले मुश्किलों का समंदर। उफान, जोश, तीव्र इच्छा, सतत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का तूफान तुम। परिस्थितियां, बाधाएं, विघ्न, सब कुछ होगा, सब कुछ आएंगे। संपूर्ण अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बना जाता है। जहां चारों तरफ संघर्ष है, विघ्न है, समस्याएं है, चुनौतियां है, अपोजिशन है, विरोध है, नकारात्मकता है। ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ना। एक उफान भर, तो पार कर ले मुश्किलों का समंदर। सागर है समस्याओं का। एक लहर पूरी नहीं होती तो दूसरी, तीसरी, चौथी, इसे ही पार करना है। यही जीवन है, यही क्रांति है, यही परिवर्तन है। और जीना है तो क्रांतिकारी जीवन जीना है। और जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जो करना है अभी करो। समय कम है,
और कार्य बहुत बड़ा है। तू पार कर ले मुश्किलों का समंदर एक उफान पर। एक किसान, उसे आदत होती है बोलने की, और रोज की जो दिनचर्या है उसमें महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कई बार भूल जाता है। सोचता है मैं क्या करूं कि दिन भर जो कार्य है वो सारे याद रहे, कुछ भी ना भूले। बहुत कोशिशें करता है परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। इसलिए एक बार वो सोचता है मैं कुछ युक्ति करता हूं। वो स्केच पेन लेके आता है और लाइन खींच के रखता है। अलग अलग स्केच पे अलग अलग रंग से 7 लाइनें, 7 प्रकार के जो काम है जो दिन भर में करने हैं, रात में लिख के रखता है अगले दिन के लिए। जब अगले दिन उठता है उसे एक काम और याद आता है, एक 8वीं लाइन खींच के रखता है। दिनचर्या आगे बढ़ती है, एक एक कार्य पूरा होने लगता है। पहली लाइन थी सुबह उठना है, नाश्ता करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक लाइन पूरी हुई। दूसरी लाइन, उसके पास एक कुत्ता है, उसे घुमाने ले जाना है, उसे घुमाने लेके गया, कार्य पूरा हुआ। दूसरा काम। तीसरा काम, उसका जो खेत है उसे खत फर्टिलाइजर डालना है वहां पर, क्रॉप्स पर, वो काम पूरा किया। फिर मार्केट जाना है, घर की कोई चीज़ें हैं महत्वपूर्ण वो लानी है, वो लाइन पूरी हुई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने जाना है, वो भी पूरा किया। फिर उसके बाद और एक काम बाकी था, घर के कुछ काम करने थे, वो भी पूरे किए। 7 काम पूरे किए। अब रात्रि का समय आ जाता है। वो सोचता है ये 8वीं लाइन किस लिए है। बहुत कोशिश करता है ये लाइन किस लिए है, किस लिए है, उसे याद ही नहीं आता है, याद ही नहीं आता है। और ये भी सोचता है ये लाइन तो आज सुबह ही खींची थी और किस लिए है ये। बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, फिर भी याद नहीं आ जाता है। नींद उड़ जाती है। सोचते 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 मध्य रात्रि और सुबह हो जाती है, नींद खत्म। उसे याद ही नहीं आता है कि ये लाइन 8वें नंबर की क्यों खींची थी। और जब पूरी रात जागते रहता है और सुबह हो जाती है, तब एकदम सुबह उसको याद आती है ये लाइन थी कि रात्रि को जल्दी सोना है और अच्छी नींद करनी है, ये डॉक्टर ने कहा था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और वो इसी को भूल गया। इस प्राणिक यात्रा में भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, लाइन है, संपूर्ण बनना। देह और देह के भान से परे निकल जाना, शरीर और शरीर की आसक्तियों से पार निकल जाना। ये करूं, वो करूं, ये सब, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है ये सब किस लिए किया जा रहा है, लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य को ही भूल गए तो ये बाकी जो कुछ करेंगे हो सकता है सभी व्यर्थ हो जाए। वैसे व्यर्थ फिर भी कुछ नहीं होता है, ज्ञान अविनाशी है। और जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव तो पड़ता ही, वो संस्कार तो बनते ही। अगर अच्छे कर्म किए तो उनके भी संस्कार बनेंगे ही। अगर अनुशासन युक्त कर्म है तो उनके भी संस्कार तो बनेंगे ही। परंतु मुख्य है ये सारी यात्रा किस उद्देश्य से की जा रही है, लक्ष्य क्या है इस यात्रा का। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, आत्मा का आरोहण,
लक्ष्य बहुत ऊंचा है, व्यर्थ से मुक्ति। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, समय की बचत। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, वासनाओं पर से मुक्ति। जब तक विकारों को नहीं जीतेंगे, कृष्णपुरी में नहीं आ सकेंगे। सुबह की मुरली, ये कृष्ण भी कहता है, अगर इसको भी भगवान अगर मान लो तो वो भी तो वही कहता है, विकारों को जीतो। इस संपूर्ण प्राणिक यात्रा का लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण अशरीरीपन का अनुभव इसी शरीर में रहते हुए। इस यात्रा का उद्देश्य है लाइट बॉडी, हायर फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशंस बढ़ जाए, लाइट बीइंग का अनुभव, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये लक्ष्य है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है और बहुत सारे टूल्स हमने देखे, हम देख भी रहे हैं, हर दिन एक एक टूल। और कल हमने पिछले 2 दिनों से प्रश्न उत्तरों में अभी तक जितने टूल्स देखे, संसाधन देखे, उसमें से एक निचोड़ निकाला कि सबसे शक्तिशाली इस यात्रा में जो साधन है वो है लिक्विड्स विद कैलोरीज। लिक्विड विद कैलोरीज, जिससे सेफ रहे, यात्रा लंबी चले, स्टेबल रहे, सहज हो, सबके लिए मान्य हो और सब कर सके। और जो किसी भी बैकग्राउंड से आया है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, जैसे राजयोग, ऐसा नहीं कि जो साहूकार है केवल उसके लिए, या जो केवल गरीब है उसके लिए है। चाहे गरीब बैकग्राउंड, साहूकार, कोई भी हो, जैसे राजयोग सभी के लिए, वैसे प्राणिक यात्रा भी सभी के लिए है। कोई नॉनवेज खाने वाला है, कोई वेज खाने वाला है, कुछ भी हो, कोई कुक्ड, कोई अनकुक्ड, कोई रॉ, कोई फ्रूट, कोई कहां से भी चालू कर रहा हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा को करना है, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है और ये यात्रा हमें उस लक्ष्य तक अवश्यम भावी पहुंचाएगी, इतना तो निश्चय है। और यही शायद एकमात्र मार्ग है वर्तमान परिवेश में। बाकी तो सब कुछ करके देख लिया है और कर भी रहे हैं। अगर ये एक उसमें जोड़ दिया जाए तो यात्रा रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। तुरंत जिस निर्विकारी स्थिति का अनुभव हम इतना समय से करना चाहते हैं, वो अनुभव तुरंत आने लगेगा। कितने समय से किसी एक संस्कार पर काम कर रहे थे, इतने स्वमानों का अभ्यास किया, योग के प्रयोग किए और क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो संस्कार वैसे के वैसे ही। अब इस प्राणिक यात्रा को जोड़ दो उसके साथ। जैसे ही ये यात्रा जुड़ेगी कुछ और हो जाएगा, बहुत तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। तो आज तारीख 21, आज की तारीख का क्या महत्व है? आज की तारीख का क्या महत्व है? यज्ञ इतिहास की सबसे पहली अव्यक्तवाणी आज चली। यज्ञ इतिहास की सबसे पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। क्या था उसमें? पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर आज के प्रश्न उत्तरों की तरफ आएंगे। किसको याद है? सबसे पावरफुल पॉइंट थी उसमें एक, ज्ञान तो बहुत है पर ज्ञान समय पर याद आना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। ये तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है। 21 पॉइंट्स है इस मुरली में, जो पिछली भट्टी चली अभिनव क्रांति उसमें ली थी।
84वां एपिसोड। क्या था इस मुरली में? पहली मुरली यज्ञ इतिहास की अव्यक्त, पहली अव्यक्त वाणी और सबसे महत्वपूर्ण अव्यक्त मुरली, 21 जनवरी 1969। और कई बार रिवाइज हो चुकी है मुरली यहीं पर, इसी क्लास में, अलग अलग समय पर। शरीर छिड़ने का अनुभव वो संदेश है, मुरली नहीं। 21 जनवरी की मुरली 69 की, कैसे कारोबार चलेगी उसकी पूरी डायरेक्शन है। क्या क्या, कौन कौन सी डायरेक्शंस? पहला, जो मुरली जैसी चलती है वैसी ही चलती रहेगी। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स है, कुछ बातें हम देखेंगे। जैसी मुरली चलती है वैसी, क्योंकि सभी शौक में थे कि अभी आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। ब्रह्मा चला गया, अभी आगे क्या होगा। जो मुरली चलती है वैसी ही चलेगी। संदेशियों द्वारा जो संदेश आएंगे, जो मुरली चलेगी उससे मुरली नहीं कहेंगे, उसमें मुरली का जादू नहीं है। जो बाप दादा द्वारा मुरली चलेगी उसी को मुरली कहा जाएगा। मधुबन से वैसी ही पोस्ट जाती रहेगी जैसे अब तक जाती रही, वैसी ही लिखा पढ़ी होती रहेगी जैसे अब तक होती रही। यज्ञ का कारोबार दीदी और दादी संभालेंगे, जरूरत पड़े तो वो सेंटर का चक्कर लगाएंगे। वैसे ही ग्रुप्स मधुबन में आते रहेंगे जैसे रिफ्रेश होने अब तक आते थे। ग्रुप्स आते रहेंगे और बाप दादा उनकी सेवा बाप दादा उनकी सेवा करते रहेंगे। उसके बाद में और पॉइंट्स क्या था इस मुरली में? बहुत सारे होमवर्क्स थे। 2 दान करने हैं बाप दादा को। कौन से दान? पहला दान, किसी के भी अवगुण न देखेंगे, न सुनेंगे, न चित्त पर रखेंगे, ये दान। दूसरा दान, अचल अडोल स्थिति अंगत समान, क्योंकि लोग कहेंगे क्या हुआ तुम्हारी संस्था का, अब क्या होगा, डराएंगे तुमको। ये 69 की बात है, 21 जनवरी। अचल अडोल रहने का दान दो और किसी के भी अवगुण न देखना, ये दान दो। और समय पर ज्ञात, अब तक जितनी मुरलियाँ सुनी है अब क्या करना है, उनको रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि कल जो सुना है वो भी तुमको याद नहीं है, इसलिए सारी मुरलियों को क्या करना है, अब रिवाइज करना है। ये काम तुमको करना है। और ध्यान दीदार, ये पार्ट अब समाप्त। ये है टाइम वेस्ट। दीदी दादी जिसको निमित्त बनाएगी बस वही ध्यान दीदार में जाएंगे। और अंतर्मुखी, अव्यक्त, एक मत, ये 3 बातें। अंतर्मुखी, अव्यक्त और एक मत संगठन में ऐसा चलना है। उसके बाद में ब्रह्मा की आयु, उसका भी एक प्रश्न है। तुमसे पूछेंगे क्या हुआ, तुम तो कहते थे ब्रह्मा 100 साल जिएगा, कैसे चला गया? लगभग आयु उतनी ही थी, 100 वर्ष। फिर ब्रह्मा से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, आज्ञाओं से प्यार। ब्रह्मा से प्यार अर्थात सेवाओं से प्यार, आज्ञाओं से प्यार। जैसे ब्रह्मा लास्ट दिन तक भी सेवा करता रहा। आज की पूरी मुरली भी उस पर ही है। ये वंडरफुल मम्मी है जिसकी कोई मम्मी नहीं है। और क्या था मुरली में? हलचल का मंथन नहीं करना है, विचार सागर मंथन करना है। जो मुरलियाँ चली है अब उसका चिंतन करो। और क्या था, और क्या पॉइंट्स थे? जो कुछ सुना है अब उसको प्रैक्टिकल में लाना है। बाप दादा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल लाइफ में लाके दिखाना है। और रसम, कौन सी रसम? अचानक जाने की रसम। यज्ञ में ऐसा ही होगा, कोई बता के, कोई छुट्टी लेके नहीं जाएगा। जो भी जाएंगे कैसे जाएंगे? अचानक जाएंगे। ये मुरली का लास्ट है, एंड। और
आधार कौन है? बाप है, संगठन और ड्रामा में जो पार्ट है कल्याणकारी। और इस मुरली का पूछ रहे तो सार रूप होमवर्क अगर देखा जाए इस पूरी मुरली से तो 3-4 बातें। पहला, सारी मुरलियां रिवाइज करनी है। क्या करना है? सारी अव्यक्त वाणियां रिवाइज करनी है। 1068 टोटल अव्यक्त मुरलियां 1969 से 2017 तक की सारी मुरलियां गिनी जाए तो लगभग कहो या इतनी है 1068। किस किस की हो गई पढ़ के? सारी हो गई? वंस और किस किस की हुई? 2 बार हो गई। वेरी गुड। और फर्स्ट रीडिंग तो हो जानी चाहिए एटलीस्ट एक बार। अगर एक बार भी नहीं हुआ है तो इसे कहेंगे आलस और अलबेलापन। इतना बड़ा काम है जो हुआ ही नहीं और बाकी सब चीजें करते घूम रहे, फिर रहे, टाइम वेस्ट। इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, पिकनिक कर रहे, क्या कुछ कर रहे, व्यर्थ। ये अगर हो गया है उसके बाद करना। फर्स्ट रीडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए। दूसरा काम, अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। इस मुरली से दूसरा काम। तीसरा काम, अचल अडोल रहना परिस्थितियों में। चौथा काम, परिस्थितियों में ज्ञान याद आ जाना। यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो दिनचर्या में कई बार बीच बीच में क्या करना है? ज्ञान की पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करनी है। आज क्या था? आज वरदान था, क्या था? याद करो कि कोशिश करो क्या था? स्लोगन में क्या था? विश्व को कौन रोशन करेंगे? बोल कैसे हो युक्त हो? बोल कैसे हो लाभदायक हो? बोल कैसे हो थोड़े हो? बोल कैसे हो अनमोल हो? बोल कैसे हो महावाक्य हो? तुम कौन हो? मास्टर सदगुरु हो। याद आ जाए। अगर याद ही नहीं तो धारण कब करेंगे और प्रैक्टिकल में कब आएगा वो? इसलिए मुरली ऐसे पढ़ो कि वो छप जाए और उसको रिवाइज करना है। साइंस कहता है जो चीज रिवाइज नहीं की जाती है 24 घंटे के अंदर रिवाइज अगर हो गई तो याद रहेगी। अगर रिवीजन में 24 घंटे से ज्यादा टाइम चला गया के बाद किया तो वो याद रहने की संभावना भी कम। इसलिए इंटरमिटेंट लर्निंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर के लिए कहा जाता है जो चीज पढ़ी उसको थोड़े समय के बाद फिर रिवाइज करो 24 घंटे के अंदर, वंस ट्वाइस। अगर रिवाइज ही नहीं किया, एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया तो फिर याद नहीं रहता है कुछ भी। और जो चीज याद ही नहीं वो शक्ति कहां से देगी? ज्ञान ही तो एकमात्र हमारे पास आधार है। बाकी कौन आधार है जो शक्ति देगा? तो इस मुरली से इतनी बातें धारण करनी है। प्रश्न और उत्तर। श्री कृष्ण गोपियों से कभी प्रश्न पूछते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में अचानक कोई पेपर आ गया, अचानक परिस्थितियां आ गई, विकराल परिस्थितियां, अचानक मुश्किलें आ गई, मुसीबत आ गई, तो तुम सब क्या करोगी? पहली गोपी कहती है, मैं प्रार्थना करूंगी तुमसे, हे कृष्ण मेरे दुख को दूर करो, इस परिस्थितियों को हटाओ। दूसरी गोपी कहती है कि मैं प्रार्थना करूंगी कि हे कृष्ण मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस परिस्थिति से लड़ सकूं। तीसरी गोपी कहती है, मैं प्रार्थना करूंगी कि हे गोविंद, हे कृष्ण तुम मेरे साथ रहो, मेरा सहारा बन के रहो, सपोर्ट बन के रहो, ताकि मैं परिस्थितियों का सामना कर सकूं। और कुछ कुछ बातें गोपियां बताती है, राधा कुछ भी नहीं बताती है,
कृष्ण राधे से पूछते हो तुम क्या करोगी, क्या तुम प्रार्थना नहीं करोगी? वो कहती है ना, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। फिर क्या करूंगी? क्या करूंगी? क्या कहा होगा? मैं केवल तुम्हारे विषय में सोचूंगी और तुम्हारी यादों में खो जाऊंगी। परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसी भी हो, मैं क्या करूंगी? आई विल जस्ट थिंक ऑफ यू, क्योंकि तुम संपूर्ण प्रकाश हो, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता। तो जहां संपूर्ण प्रकाश है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अंधकार हो नहीं सकता। और परमात्मा ज्ञान सागर है, ज्ञान सूर्य है। यदि उसकी यादों में रहो तो प्रश्न रूपी अंधकार आ नहीं सकता, और आया भी तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ आज के प्रश्न उत्तर। लगातार जूसेस, फ्रूट, स्मूदी, सलाद लेने से जोरदार खांसी हो गई है। अब क्या करें? प्रश्न है लगातार जूसेस, फ्रूट, स्मूदी, सलाद लेने से जोरदार, शादी वाली नहीं, जोरदार खांसी हो गई। अब क्या करें? सबसे पहले तो जब भी आहार परिवर्तन होता है तो ये आहार परिवर्तन हमारे अंदर एक खालीपन लाता है, वॉइड, एक वैक्यूम। क्योंकि हमारा जो सबसे गहरा संस्कार है वो फूड है, सबसे डीपेस्ट। इससे डीप और कोई संस्कार नहीं है। और जब इतने गहरे संस्कार पर हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो अंतर मन में हलचल होती है। हमारी मान्यताएं जो है उसमें हलचल होती है। डीपेस्ट पैटर्न में हमने आक्रमण किया है। इससे गहरा और कोई संस्कार नहीं है। यह सतयुग से चला आ रहा है। काम विकार द्वापर से चालू होता है, ये उससे भी गहरा है। या कहो कि इससे गहरा और कुछ भी नहीं है। ये रग को पकड़ना है। इसको पकड़ लिया तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर इसको ठीक कर दिया तो, अगर इसको नियंत्रण में लाया तो। और इतने जन्मों से हमने जो कुछ अपने अंदर लिया है, टॉक्सिन्स, विषद्रव्य, जहर, वो रग रग में समाया हुआ है, बैठा हुआ है। और जैसे ही इसको हम शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, सबसे पहली रिएक्शन होती है अंदर की अशुद्धियां बाहर आने लगती है। डिटॉक्स सिम्टम्स। किसी को चक्कर आते हैं, किसी का बीपी डाउन होता है, किसी को सिर दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, दांत हिलने लगते हैं, बाहर झड़ने लगते हैं, डायरिया होता है, उल्टियाँ होती है, कुछ भी हो सकता है, बुखार आ जाता है। डिटॉक्स सिम्टम्स पर एक पूरी क्लास हुई है, इसके लिए वो सब अभी फिर से नहीं दोहराएंगे। और उनसे कैसे, और एक और क्लास यहाँ हुई थी, साधना में विघ्न। साधना में विघ्न 32 14-12 को। इसमें भी बहुत विस्तार से इस सब की चर्चा हमने की थी। 6 प्रकार के विघ्न इस साधना में जो आते हैं। तो अंदर से सब बाहर निकलने लगता है। अगर उससे घबरा गए और डर गए और ये सब छोड़ दिया तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां पहले थे। हमेशा इंक का बॉटल की उदाहरण हम देते हैं। इंक की बॉटल है, खत्म हो गई है, अब उसमें स्याही है चिपकी हुई, उसको नल के नीचे रख दो, क्या निकलेगा पहले? इंक की वाटर। तुरंत शुद्ध नहीं होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं
कि हम ये क्या निकल रहा है, हम तो सफाई करना चाहते थे, इसके लिए रोक दोगे तो पानी वही रह जाएगा, वो इंक हो जाएगी, वो साफ नहीं होगा। उसी तरह हमारा पेट भी एक प्लास्टिक बैग है, हमारा शरीर भी एक बैग है, उसमें हमने इतना कुछ डाला है, और जैसे ही सफाई का काम चालू होता है तो सबसे पहले गंदगी बाहर निकलेगी। इसलिए घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, आराम करो, रेस्ट करो, आपे ही ये चला जाएगा। अनित्य है, वो भी एक संवेदना मात्र है। इसलिए, और दूसरी चीज़, ये जो खांसी हो गई, ये इसके पहले भी कई बार हुई है, तब तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्यों हुई। अभी ये चेंज किया तो इसके साथ जोड़ दिया कि ये इसके वजह से हुई। इसके पहले हुई नहीं कभी, हजारों बार हो चुकी है। तब उसको हमने से हाँ ठीक है, मौसम की वजह से, मौसम बदल गया ना, इसके वजह से। तब तो भोजन को तब ब्लेम नहीं करते, तब हम ब्लेम करते हैं मौसम को, तब हम ब्लेम करते हैं पानी को, तब हम ब्लेम करते हैं हाँ वो जल्दी जल्दी में ठंडा पानी पी लिया था ना, इसीलिए ऐसा हो गया। बस इस तरह सा थोड़ा थोड़ा करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे यहाँ कुछ करने जाते तो उसे स्वीकार नहीं करते, तो ये सब होगा। और दूसरा, ये सारी यात्रा ऊपर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा है। हमारे इतने पैटर्न्स बने हुए हैं, मान्यताएं बनी हुई है, हमें इन सभी मान्यताओं को तोड़ना है और आगे निकल जाना है। ये काम सारा ऊर्जा पर करना है। फूड उसका छोटा सा भाग है। एक ऊर्जा पर काम करते करते शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये एक प्रश्न। अगला प्रश्न, ओम शांति। मेरा नाम, मैंने यह शिविर 30वें दिन से अटेंड किया है। तहे दिल से चाहती हूँ कि ऊर्जा से जुड़ी रहूं। मैं एक ही रोटी खाती हूँ, पर मुझे लगता है एक रोटी में मेरा मोह 10 रोटी खाने वालों से भी अधिक है। यह मोह मुझे निकालना है, उसका कोई उपाय बताए। खाते तो एक ही रोटी है, परंतु जो 10 खाते हैं, 10 रोटी खाने वालों में उनसे भी ज्यादा है। यात्रा कम खाने की और ज्यादा खाने की नहीं है। यात्रा रॉ खाने की या कुक्ड खाने की नहीं है। जो खा रहे, जैसा खा रहे, यात्रा है फ्रीडम की, यात्रा है आजादी की, यात्रा है डिटैच्ड रहने की। कोई रॉ ही खा रहा है, परंतु उस रॉ में ही मोह है उसका, तो वो भी प्रॉब्लम है। कोई जूस ही पी रहा है, पर उस जूस में अगर उसको जूस नहीं मिला तो बेचैनी होती है, वो भी प्रॉब्लम है। कोई कुक्ड खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, परंतु अनासक्त भाव से खा रहा है, वो योगी की अवस्था है। यहां कार्य क्या खा रहे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन खा रहा है, किस अवस्था में, कितना डिटैच्ड भाव से स्वीकार किया जा रहा है, किस भाव से स्वीकार किया जा रहा है। यहां अगर एक ही रोटी खा रहे पर उस रोटी में इतना मोह है, रोटी खोटी, आटा में है घाटा, एक रोटी का मोह। टॉपिक अच्छा। फल में है बल, आटे में है घाटा, रोटी है खोटी, कच्चा ही सच्चा, खाना पाखाना। जो भी खाओ वो क्या बनता है, कुछ भी खाओ, कुछ भी, फ्रेश खाओ, रॉ या बासा खाओ, कुछ भी पियो, कैसा भी पियो। अभी निकाला हुआ फ्रेश, कई लोगों को फ्रेश का बहुत आकर्षण होता है। ये भी एक बंधन है कि फ्रेश चाहिए, हर चीज फ्रेश चाहिए, नहीं मिला तो दुखी होते। मन तो दुखी हुआ। कितनी हमारी मान्यताएं हैं, कितने हमने अपने मन को पैटर्न से भर रखा है, कितनी सारी चीजें। मुझे यही चाहिए, यही फूड चाहिए, टाइप इसी क्वांटिटी में चाहिए, और यही इसी टाइम चाहिए। इन 3 चीजों के बंधन में हम बंधे हैं। मुझे यही प्रकार का भोजन चाहिए, यही, क्योंकि मैं इसे खाते आ रहा हूं। मुझे इतना ही चाहिए, 1 प्लेट से नहीं होगा, 2 प्लेट चाहिए।
लोग देखा है संसार में चाय कितनी पीते हैं, कटिंग इतनी सी होती है, एक कट इतनी होती है ना, उसमें खुश रहते हैं। हमें अगर उतनी दी जाए तो हमारा तो पेट ही नहीं भरेगा। हमें एक पूरा बड़ा वाला ग्लास, वो पंजाबी ग्लास लस्सी वाला 750 ml वाला, उतनी पीने की आदत है। क्वांटिटी और टाइम, सुबह वो चाहिए। अगर वो नहीं पिया तो फिर पेट नहीं साफ होता है, और वो नहीं लिया तो योग नहीं लगता। और वो सुबह सुबह अगर चाय नहीं पी या कॉफी नहीं ली तो योग में नींद आती है। हमने एक पैटर्न क्रिएट किया है, जैसा हम पैटर्न क्रिएट करेंगे वैसा होगा। ये सारा खेल मान्यताओं का खेल है। तुम उसे मानते हो, अच्छा ये खाने से वो मिलता है, खाओ। लोग पूछते हैं दूध पिए क्या, पियो अगर पीना है तो। अगर तुमको लगता है तुमको उससे शक्ति मिल रही है तो पियो, बाकी शक्ति का उससे कोई संबंध नहीं है। हरी सब्जियां, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, साइंस कहता है ये खाओ वो खाओ, उससे वो मिलेगा, उससे आयरन मिलेगा, उससे विटामिन मिलेगा, उससे वो मिलेगा। इट्स इन योर माइंड, जो खाना है खाओ। परंतु लक्ष्य क्या है? अध्यात्म में आसक्ति, मोह, अटैचमेंट ये ना हो। इसीलिए कहा एक शक्तिशाली टूल है लिक्विड विथ कैलोरीज। सॉलिड अटैचमेंट क्रिएट करता है, लिक्विड डिटैचमेंट क्रिएट करता है। सॉलिड में एडिक्शन है, लिक्विड में एडिक्शन कम है। वही चीज जो सॉलिड रूप में खाओ और वही चीज अगर लिक्विड रूप में खाओ तो एडिक्शन कम है। खा लिया बस छोड़ दिया, फिर उसके बाद में खाने की इच्छा नहीं। इसलिए काम मोह पर करना है, और मोह पे काम यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस यात्रा में आगे बढ़ना होगा। बार बार उस कहानी को याद करो जो कहानी सुनाई। 8 लाइन जो खींची उसमें से 7 लाइन तो कर ली। 8वीं लाइन क्या थी? 8वीं लाइन है संपूर्ण बनना, संपन्न बनना। 8वीं लाइन है जो इस मुरली में रिवाइज किया, जो तीनों चारों होमवर्क थे वो सारे होमवर्क करना। यह है 8वीं लाइन। तो इनका प्रश्न था, मेरा 1 रोटी में उतना ही मोह है जितना 10 रोटी खाने वालों को मोह नहीं है, उससे भी ज्यादा है। तो मोह निकालना है। मोह कहाँ है और कैसे है उस पर सोचना है। और दूसरा, किस तरह से खाया जा रहा है, कहाँ बैठ कर खाया जा रहा है। जल्दी जल्दी में खा रहे हैं तो आसक्ति ज्यादा होगी। जितना धीरे खाएंगे डिटैचमेंट आएगी। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग। जितना धीरे 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 उतना क्या होगा? मन आसक्ति रहित होगा। और बनाते बनाते नहीं खाना है। कई लोगों का आदत होती है बनाया बीच बीच में खाते रहते, टेस्टी करते रहते। एक ये, दूसरा बनाया और तुरंत खाना। थोड़ा टाइम दे दो, कुछ और करो, फिर वापस आओ। अभी अभी बनाया, अभी अभी खा। गरम खाना है, गरम की आसक्ति और ठंडे की आसक्ति। तवा टू माउथ, ईट एवरीथिंग, ड्रिंक एवरीथिंग एट नॉर्मल टेम्परेचर। आयुर्वेद 2 प्रकार की तासीर की चर्चा करता है, ठंडी तासीर, गर्म तासीर, वो भी हम देखेंगे। तो ये तीनों चीजों में हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। मुझे यही खाना है, इसी क्वांटिटी में खाना है और इसी समय खाना है। इसलिए कभी कभी ये सब उल्टा पुल्टा करके देखो। उस टाइम पे रोज लेते हो, उस टाइम को हटाओ, आज देखो क्या होता है। इतना खाते हो रोज, 10 खाते हो, आज 4 खा के देखो कैसी अंदर से बेचैनी होगी। अर्थात बेचैनी हो रही है मतलब एडिक्शन है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर चलने दो, फिर कुछ नहीं है। यही वाला चाहिए। हमारी कितनी धारणाएं हैं, कितना साइंस है, सब कुछ है, इसमें ये मिलता है, उसमें वो मिलता है। भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कुछ साधु होते हैं जो क्या खाते हैं? सड़ा हुआ खाते हैं, रोटन, डेड। उनके सन्यास में यही उनको बताया जाता है और वो ठीक भी रहते हैं। और हमने कल लिस्ट भी देखी थी और पोस्ट भी की थी ग्रुप में, कितने सारे लेवल 4 पर पहुंचे हुए लोग।
इसलिए जो भी हम करें उसको लेवल 4 के साथ कंपेयर करना है। जब भी हमें लगे इसकी आवश्यकता है क्या, एंजॉय एवरीथिंग, सब कुछ ट्राई करके देखो, धीरे 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 सोचो इसमें क्या था और फिर आगे बढ़ो, क्या मिला। तो ये था दूसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरा, हाइट 5.8, वेट 49, मार्च में आर्मी की रनिंग है, उपवास और रॉ से वेट इतना घट गया, अब क्या करें। ये कल भी हमने कहा था, इस यात्रा में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, वेट स्टेबलाइजेशन, एनर्जी स्टेबलाइजेशन, स्लीप स्टेबलाइजेशन। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं हो रहा है तो गलत मार्ग पर हो। तो सबसे पहले तो अपने वेट को स्टेबल करो, क्योंकि यात्रा अगर लंबी चलानी है और वेट अगर ठीक ठाक रहा तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यात्रा की शुरुआत में ही वेट घट गया तो फिर अंदर से दुख हो जाता है, तो वो हो नहीं पाएगा। जैसे किसी ने और एक प्रश्न पूछा है, एज 38, यूपी आगरा, वेट 36 वेट, मेरा वेट पहले से बहुत ही कम हो गया है, घर वाले टोकते हैं, रॉ और लिक्विड डाइट में ऐसा क्या करूं जो वेट भी गेन हो जाए, प्राणिक यात्रा भी सफल हो, सफलतापूर्वक चले और लोगों की रोक टोक भी बंद हो जाए। ये 3 बातें पूछी। कौन कौन सी? कि लोगों की रोक टोक बंद हो जाए, प्राणिक यात्रा सफल हो और वेट भी गेन हो जाए, और एक बीमारी अभी वापस ना आए, और एक मैंने सात्विक मूवमेंट की वेट गेन करने का तरीका अपनाया तो बीमारियां वापस आई, जैसे सर्दी खांसी कॉन्स्टिपेशन। लगातार, ये तो हो गया, लगातार जूसेस फ्रूट, ये इन्हीं का प्रश्न था, लगातार जूसेस फ्रूट स्मूदी सलाद लेने से जोरदार खांसी हो गई, अब क्या करें। ये उसी का भाग है शायद। तो 3 बातें पूछी है, पहला वेट स्टेबल रहे, दूसरा प्राणिक यात्रा सफल हो, तीसरा लोगों की रोक टोक बंद हो जाए। और यही सबसे बड़ी बाधा भी है, वेट घटता है, लोगों की रोक टोक होती है और प्राणिक यात्रा छोड़ देते हैं। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि प्राणिक यात्रा तो करनी ही करनी है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि बाकी सारे मार्ग हम करके देख लिए, संस्कार वैसे के वैसे ही है, विकार निकले नहीं है। ये विकारों को निकालने की यात्रा है, सबकॉन्शियस माइंड से विकारों को निकालने की यात्रा है। इसलिए अभी इस यात्रा में सबसे पहला काम तो करो वेट गेन का, और उसको गेन करना है कैसे? लिक्विड विथ कैलोरीज से, लिक्विड विथ कैलोरीज। क्योंकि जो भी रॉ पर चला जाता है उसे अच्छा तो बहुत लगने लगता है, अशरीरीपन हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती है, वो तो होना ही है, बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु दिखने में पतले दुबले हो जाते हैं बस, और वेट घट जाता है खतरनाक तरीके से। तो वेट भी कम ना हो और यात्रा भी सफल हो और लोगों की रोक टोक बंद हो जाए, इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है लिक्विड विथ कैलोरीज, बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, रसाहार भी नहीं, कुक्ड भी नहीं, कुक्ड सॉलिड भी नहीं, बीच का मार्ग कौन सा है? लिक्विड विथ कैलोरीज। तो इसमें कल भी देखा था और कई बार हम देख रहे क्या क्या आता है। कल भी हमने देखा था वेट कैसे बढ़ाए, बहुत सारी मेथड्स है वेट बढ़ाने की, सब कुछ लिक्विड बना दो, क्योंकि लिक्विड की एक आदत बनेगी, फिर लिक्विड एक लाइफस्टाइल बन जाएगी, और फिर धीरे धीरे हम उसको रिफाइंड और रिफाइंड और रिफाइंड करते जाएंगे। हम सीधा ड्राई फास्ट या सीधा रॉ पर चले जाते हैं, एक शॉक जैसा होता है बॉडी को, और एक मेमोरी, निगेटिव मेमोरी क्रिएट हो जाती है वेट लॉस की, फिर अगली बार डर लगता है इसमें आगे बढ़ने से। जब भी पता है कि बहुत अच्छा लगा था, एक दिन पूरा जूसेस पे रहते, अच्छा योग लगा था, परंतु डर लगता है कि अगर इसको लंबा समय चलाया तो कहीं न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए और वेट लॉस ना हो जाए, और लोग क्या कहेंगे, ये डर है। इसलिए क्या करना है, अभी स्लो डिटॉक्स, एक बीच का मार्ग है, उसमें क्या क्या आएगा। पहला 4 भागों में विभाजित किया है हमने। पहला पानी, या पानी की कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें, नारियल पानी, या अगर कोई चाय लेता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि चाय छोड़ दो या कॉफ़ी छोड़ दो, उसी को चलने दो, पर आगे बढ़ो।
उसको समझो। दूसरा बताया था जूसेस, हर प्रकार का जूस। प्ले विथ लिक्विड्स, लिक्विड के साथ खेलना है। अभी तक सॉलिड के साथ खेलते थे, अभी लिक्विड के साथ खेलो। कभी ग्रीन जूस, कभी वेजिटेबल जूस, कभी फ्रूट जूस। फ्रूट में भी कितनी वेराइटीज है जूसेस की, सारी वेराइटीज ट्राई करो। कभी संतरा, कभी मौसमी, कभी गाजर, कभी बीट। एबीसी जूस, ये बहुत फेमस है। एबीसी, एप्पल, बीट और कैरेट, बहुत टेस्टी। एप्पल, बीट, कैरेट, एप्पल डाल दिया, कैरेट डाल दिया। और इस यात्रा में कुछ चीज़ें चाहिए। ब्रिदेरियन किचन बनाना है अपना। उसमें क्या चाहिए? बॉटल्स चाहिए आपके पास, और वो चाकू चाहिए, और वो कटिंग बोर्ड चाहिए, मिक्सी चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ग्राइंडर देखा है, कुछ भी डालो उसमें, कितनी ऊर्जा चाहिए उसको ग्राइंड करने के लिए। जो सॉलिड हम खा रहे हैं उसको ग्राइंड करने के लिए शरीर को कितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसलिए क्यों ना पहले से ही ग्राइंड कर दो उसको, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं तो हमारी मैक्सिमम ऊर्जा सॉलिड फूड डाइजेशन में जा रही है, और सॉलिड फूड एडिक्शन है एक। सारी सृष्टि में सबसे बड़ा कोई एडिक्शन अगर है तो सॉलिड फूड का एडिक्शन है। और ये बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, चबा चबा के खाओ और खाओ। एक दिन पूरा दिन चबाओ नहीं तो देखो शाम को क्या हालत हो जाती है। कुक्ड फूड से भी ज्यादा एडिक्शन सॉलिड फूड का है। कुक्ड फूड से भी ज्यादा एडिक्शन सॉलिड का एडिक्शन है, चबाने का। चीविंग, फाड़ना, काटना, चबाना, ये एडिक्शन है। और ये मनुष्य चेतना का सबसे गहरा एडिक्शन है। और ये सारी भट्टी इस एक एडिक्शन पर काम कर रही है। इसको अगर हटा दो तो पूरा कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। पूरा शरीर लिक्विडिटी में प्रवेश करेगा। लिक्विड बॉडी, शरीर में लिक्विड्स ही लिक्विड्स। वी आर लिक्विड बीइंग्स। अभी सॉलिड है, एक एक सेल में सॉलिड है, एक एक सेल में स्टूल भरा हुआ है। स्टूल खाली इधर ही नहीं है, पूरे शरीर ऊपर से नीचे तक स्टूल से स्टूल भरा हुआ है। जैसे ही लिक्विड में हम प्रवेश करते हैं, चेतना में रूपांतरण होता है, कुछ और ही हो जाता है। कई सारे एडिक्शन से छूट जाएंगे। एक एडिक्शन पर काम कर रहे हैं, बाकी सारे एडिक्शन छूटने लगते हैं धीरे 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 धीरे। इतना गहरा ये साइंस है। तो दूसरा बताया जूसेस। तीसरा सूप। सूप पर जो रॉ वाले होते हैं, अगर कोई रॉ पर है और लंबे समय से रॉ पर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि रॉ छोड़ के अभी कुक्ड पे आ जाओ, वही चलने दो, उसी से अपना वजन बढ़ाओ फिर अब। पर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा कुक्ड इंक्लूड करो उसमें। पर यह भी एक कट्टरवादिता में प्रवेश करता है व्यक्ति। जैसे रॉ पे चलता है ना, उसे नफरत होती है जो लोग कुक्ड खाते हैं उनसे। हम ज्ञानी, ये अज्ञानी। हम ब्राह्मण, ये गैर ब्राह्मण। जैसे हम बाहर के हाथ का नहीं खाते, उनके हाथ का। यहाँ पर भी सेम सांप्रदाय कहीं पर भी क्रिएट हो सकते हैं। हम प्राणिक, ये अप्राणिक, कहीं पर भी हो सकता है ये। क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है कि उसमें अहंकार तुरंत आता है। तीनों जब नॉनवेज खाते थे तो अच्छे थे, जब वेजिटेरियन बने तो तुरंत नॉनवेज खाने वालों के प्रति घृणा, ये खराब लोग हैं, ये नॉनवेज खाते, ये प्याज लहसुन खाते, इनके तो हाथ का भी हम नहीं खाएंगे। जब वेजिटेरियन बनते हैं फिर उसके बाद में धीरे धीरे वीगन बनते हैं। वीगन अर्थात पशु और पशु से बना हुआ कुछ भी नहीं, नो डेयरी। ये खराब लोग हैं, ये वेजिटेरियन, ये दूध वाली चीजें पीते हैं। हम तो अहिंसक है। फिर यहां से जब कुक्ड वीगन से रॉ वीगन में प्रवेश करते तो हम आग पे पकाया हुआ कुछ नहीं खाते, ये आग पे पकाया हुआ खाते। ये छोटे, हम बड़े। रॉ वीगन से फिर प्रवेश करते हैं और आगे फ्रूटेरियन, हम तो खाली फ्रूट खाते। कर्मालेस, इसमें कोई हिंसा नहीं है। ये तुम जो वेजिटेबल खाते हो उसमें भी हिंसा है। फ्रूटेरियन, कई लोग स्प्राउटेरियन होते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं। पर फ्रूटेरियन को बड़ा प्रॉब्लम है स्प्राउट्स खाने वालों से, क्योंकि जो स्प्राउट्स है उसमें भी जीवन है, वो सीड है। टू किल अ सीड इज टू किल अ जनरेशन। पूरी एक वंश को नष्ट कर रहे हो सीड खाना, अर्थात अनाज। फ्रूट, फ्रूटेरियन, जूसेरियन, लिक्विडेरियन। इसलिए धीरे धीरे लिक्विड्स पर आएंगे। तो सूप, अलग अलग प्रकार के ढेर सारे सूप बन सकते हैं। वेट गेन करना है क्योंकि यात्रा लंबा चलानी है।
लंबी चलनी चाहिए यात्रा। और चौथा स्मूदीज। ये स्मूदीज तो बहुत पावरफुल टूल है, 1 महीने में वेट गेन हो जाएगा। ये जो कह रहे वेट घट गया अभी क्या करे कैसा करे, कल जो कहा था एक बहन ने कि मुझे देखकर कोई भी ज्ञान में आना नहीं चाहता है, मुझे आत्मा की हालत देखकर तो ये जो भी कह रहे। अभी अगला प्रश्न है, रॉ में सस्ते में वेट गेन करने के कुछ अच्छे तरीके बताओ। सस्ते में वेट गेन मूंगफली आलू, शकरकंदी, पोहा, फिर तेल, कच्चे खाने का तेल, और केला। हाँ केला, नारियल, खजूर थोड़े महंगे हैं पर खजूर भी है ड्राई फ्रूट सारे। हाँ सीजन है तो ले सकते, जो जिस स्प्राउट्स से अच्छा वेट गेन हो सकता है। और गुड़, काला गुड़, अलग अलग प्रकार के जैगरी, पाम जैगरी, कोकोनट जैगरी ये यूज़ किया जा सकता है। और किससे बढ़ाएंगे, नट्स एंड नट क्रीम्स बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखो, उसको अगले दिन मिक्सी से निकालो, क्रीम बन जाता है। वो क्रीम को सूप के ऊपर डाल सकते हैं तो क्या होगा, जैसे काजू भिगो के रखे 1 आध घंटा या 15-20 मिनट, उसको मिक्सी में घुमा, उसको क्रीम बन गया, उसको किस पे डालो, सूप पर। सूप क्या करेंगे, सारी सब्जियां लो, कुकर में उसको बॉईल कर लो, उसको ग्राइंड कर दो, और छानना है तो छान लो, जो भी है सूप। तो सूप्स बहुत अच्छी मेथड है। और उसमें ज़रूरी नहीं कि तेल डालना ही है, डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। नमक डालना है तो थोड़ा सा डालो, नहीं डालना है तो नहीं डालो। सो ये सूप ये इतना एडिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। हाँ पर लिक्विड्स में भी थोड़ा डाइजेशन तो है, परंतु फिर भी सॉलिड से तो कम है। सॉलिड फूड खाया मतलब पूरा शरीर काम करने में व्यस्त हो जाता है, एक एक सेल शक्ति लगानी पड़ती है उसको पचाने में। 4 रोटी खा ली, 1 सब्जी खा ली, चावल ले लिया, दाल ले लिया, और सारा सॉलिड फूड, अब उसको पचाने में, बाहर निकालने में 1 दिन से ज़्यादा लगता है। लिक्विड चाहे कितना भी, वही अगर लिक्विड हो तो 1 दिन में वो क्लियर हो जाता है। इसलिए हाँ वो तो लगेगा। तो रॉ में सस्ते में वेट गेन करना है तो दूसरा और एक चीज़ है, सबसे सस्ता है एक्सरसाइज वेट गेन कोई केवल खाने पीने से नहीं होता है, वेट गेन के लिए चाहिए जिम, वेट गेन के लिए चले वर्कआउट। हाँ जो इस मार्ग पे कच्चे पे चले जाते हैं उनको बीमारियां तो नहीं होगी, बीमारियों से तो वैसे ही मुक्त होंगे वो, परंतु दिखना अगर अच्छा चाहते हो तो फिर गो फॉर एक्सरसाइज। और कोई अगर कहता है नहीं मुझे दिखने से कोई मतलब नहीं है, अभी जो है ठीक है, 40 किलो वजन है, 35 किलो वजन है, आई एम हैप्पी, और दूसरे भी मुझे ऐसे ही देख रहे हैं बचपन से, मैं ऐसा ही रहा हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना जिम जाने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है चलने दो। ऐसे भी कई लोग होते हैं, उनको देखने लुक से कोई मतलब नहीं है, और ना किसी के कुछ कहने से कुछ मतलब है, तो दे कैन कंटिन्यू द जर्नी। पर हाँ पर वो एक है, उसको देख कर लोगों को लगता है हमको ऐसा नहीं बनना है बस, इसीलिए एक्सरसाइज मस्ट इस यात्रा में। अगला, ओम शांति। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी ड्यूटी है 3 बार खाना बनाना, और उड़ीसा में सब्जी ग्रेन लवर्स है, सभी ग्रेन लवर है, ग्रेन अर्थात अनाज। हमारे यहाँ के सेंटर में भी कोई प्रोग्राम अगर होता है तो जितनी डिशेज बनती है सभी अनाज, दाल और स्पाइसी करी से बनती है। मैं आपकी क्लास सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर काम बहुत होता है, खुद नहीं निकल पा रही है, मेरे चारों तरफ अनाज ही अनाज है, मैं कैसे बच सकती हूँ डेली फ्रूट्स नट नहीं ले सकती हूँ, तो क्या मैं सिर्फ वेजिटेबल्स ले सकती हूँ और सिर्फ 1 बार दिन में अनाज ले सकती हूँ अनाज ही अनाज, चारों तरफ अनाज, सुबह अनाज, दोपहर को अनाज, रात को अनाज। सुबह नाश्ते में अनाज, रोटियां, थेपला, पोहा, पराठा, उपमा, इडली, डोसा, सब अनाज ही अनाज। सुबह भी अनाज, फिर दोपहर में रोटी अनाज, दाल अनाज, चावल अनाज, रात को भी खिचड़ी, अनाज अनाज अनाज, तीनों टाइम अनाज। अनाज एक बहुत हेवी इंफॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रांग इंफॉर्मेशन है, उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके साथ में क्या क्या आता है, नींद, प्रमाद, आलस,
इसलिए कहा कि जितना हो सके इसको एक ही बार रखो। अगर अनाज लेना भी है तो उसको भी लिक्विड बना दो। कैसे? खिचड़ी बनाओ और मिक्सी तो है ही ब्लेंडर तो है ही। अगर कभी कभी लेना है, कभी कभी जब भी शब्द प्रयोग किए करेंगे उसका अर्थ है हफ्ते में एक बार। कभी कभी अर्थात वंस टाइम, अर्थ वंस समटाइम्स मतलब हफ्ते में एक बार, 2 बार, ज्यादा नहीं। ये सब की हमारे शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं है, पर अगर लेना ही पड़े तो क्या कर दो उसको? लिक्विड खिचड़ी। लिक्विड खिचड़ी चम्मच से खाओ, उसमें आसक्ति कम हो जाएगी। वो जो आसक्ति वास्तव में है कुरकुरा जो है उसको चबाने की, हमको चाहिए कुछ तो चबाने के लिए। तुरंत सूप पी लिया, ऐसा लगता है अभी क्या नेक्स्ट क्या है, अरे यही भोजन था, अरे ये भोजन था, अभी तो भोजन आ रहा है, पार्टी तो अभी चालू हुई नहीं है कोई कोई पर जो रॉ पर है उनको ऐसा लगेगा ये क्या बातें बता रहे हैं। जो रॉ पर है उनको हम कह रहे कुक पे आ जाओ, अभी अभी घर बसा नहीं और लुटेरे आ गए अभी वो पुरुषार्थ कर रहे तो ये क्या बता रहे। परंतु रॉ लंबा समय सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, जो कर रहे हैं उनके लिए हम नहीं कहेंगे कि उसको छोड़ दो, सस्टेनेबल होना चाहिए, दीर्घकालीन चलना चाहिए। फ्रूट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि हमने अपने जीवन में ये सारे प्रयोग कर चुके हो। 84 डेज तक केवल जूस पर थे, और वो भी केवल एक ही बार, वंस, और वो भी केवल एक ही ग्लास। इसमें तीनों चीजें आ गई। टाइम, 1 मील अ डे, दूसरा क्वांटिटी, वो भी एक ही ग्लास, और उसमें भी रॉ, और उसमें भी लिक्विड। सारे क्राइटेरिया हाईएस्ट लेवल पर वो करने के बाद हालत मतलब तब हमारे पास ये ज्ञान नहीं था। वो तो कर रहे थे, जोश जोश में कर रहे थे, बाबा को भोग लगा के हुए ये समझते हो कि ये शुभी रस है, ये सूक्ष्म वतन से आया हुआ, एक ग्लास ही मेरे लिए काफी है, और वो काफी था। परंतु वेट लॉस खतरनाक हो गया था, इसलिए वो यात्रा गलत थी और वो सस्टेनेबल नहीं थी। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरों की तुम भी करके देखो, ये हमने करके देखा है। और उस समय स्थिति 24 घंटे अशरीरी अवस्था, नींद ही नहीं, नींद का कोई काम ही नहीं, निरंतर ज्ञान चिंतन, बैठ के योग, बस। शरीर है ही नहीं, ये दूसरों के भी, न स्त्री है न पुरुष है, न कुछ भी नहीं है, केवल आत्माएं हैं। बहुत हाई लेवल की एनर्जी रहती है और शरीर में कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं, किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजनाएं नहीं, हाईएस्ट स्टेज पर। परंतु टू हाई और टू क्विक चला जाता है आदमी वहां पर। परंतु सबसे बड़ी बाधा रोक टोक, और सबसे बड़ी बाधा ये दुनिया वाले दुश्मन बन जाते हैं, और सबसे बड़े दुश्मन घर वाले अब उनको कैसे समझाएं, इसलिए कहा कि वो सस्टेनेबल नहीं है, केवल जूस। रॉ हम कितना साल थे, 2014 से लेके 2000 तक, ना तो कभी नमक लिया, ना कुछ लिया, ना तेल लिया, लंबा समय तक रॉ पर थे। इसके लिए वो रॉ, पर वो भी सस्टेनेबल नहीं है। रॉ डाइट लंबा समय नहीं चलता है, वो भी फ्रूट्स लंबा समय नहीं चलता है। इसीलिए ये सारी स्टडीज, हमारे अनुभव और विश्व की जितनी आत्माएं हैं जिन्होंने इस प्राणिक लाइफ पर जो आगे बढ़े, उनके अनुभव से एक जो निष्कर्ष निकला, वो निकला है सबसे पावरफुल टूल है लिक्विड विथ कैलोरीज, जो हमको धीरे धीरे सभी आसक्तियों से मुक्त करेगा। और उसमें एक डर हमेशा रहता है, वो जो रॉ वाले होते हैं ना, उनको डर रहता है, कभी सॉलिड खा लिया ना, कुक्ड खा लिया कि बस 3 दिन गए, उससे निकलने के लिए 3 दिन लगते। हमको ये जो 84 दिन किया था, उससे कैसे गिरे कहो या बाहर निकले। कोई आके चिप्स दे के गया, ओपीडी में देते ही रहते हैं कुछ न कुछ आके, हमने कहा ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, एक से क्या होता है। एक खाया और 1 महीना लग गया उससे बाहर निकलने में, सब खत्म फिर थोड़ा होश आया, ये कहाँ हूं मैं चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर सीधा नीचे उतर गए। इसीलिए जर्नी हमको ऐसी करनी है जो बैलेंस हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें लंबा चले, लोगों की रोक टोक ना हो, वजन कम ना हो,
और हम एंजॉय करें उसको। इसके लिए कभी और दिनचर्या को ऐसे डिवाइड कर दो, सुबह सुबह जूसेस, दोपहर में सेमी सॉलिड स्मूदीज और रात के समय सूप। इस तरह का करो उसको। और ये किसी बीमारी से छूटने के लिए नहीं कर रहे, हमें अपने अंदर हल्कापन लाना है। और धीरे धीरे खुद ही पता चलेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। अब इसको हटा दो, ये ज़्यादा हो रहा है, इसको स्टार्ट विद एबेंडेंस। ज़्यादा से चालू करो, कम से नहीं चालू करना है, ज़्यादा। एबेंडेंस ऑफ लिक्विड्स, एबेंडेंस ऑफ सॉलिड से एबेंडेंस ऑफ लिक्विड की तरफ आना है। प्रचुरता, ज़्यादा ही लो थोड़ा। लोग कहते कितना जूस पीना चाहिए, अरे तुम 2-2 घंटे में पियो, 1-1 घंटे में पियो, लगे रहो पीने में। फिर मन कहेगा बस बस अब ज़्यादा हो गया, अब नहीं कर सकते, पेट में थोड़ा गैसेस हो रहा है, बर्पिंग हो रहा है। हमेशा ज़्यादा से चालू करो, फिर ज़्यादा से करोगे तो मन खुद ही कहेगा कि अभी इसको हटा देते, एक टाइम को इसको हटा दे तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, इसको हटाते हैं, इसको हटा। फिर धीरे धीरे वो क्रेविंग नहीं होगी। लक्ष्य है मोह से मुक्त होना, क्रेविंग से मुक्त होना, अटैचमेंट से मुक्त होना, डिटैच रहना। और लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको मिले चिंतन के लिए, मनन के लिए। नहीं तो सारा समय नींद में रहता है पुरुषार्थ, सोए रहता है, क्योंकि सारा प्रभाव फूड का है। फूड इज एनेस्थीसिया। सीधा खाने के बाद क्या लगता है, नींद करो। शक्ति थोड़ी दिया है उसने, नींद। 4 रोटियां खा लो, फिर क्या लगता है, सेवा में जाने की इच्छा होती है क्या, नींद। धीरे धीरे काम हमको केवल सॉलिड पर करना है, सॉलिड को हटा के लिक्विड्स पर। लिक्विड प्लेन लिक्विड नहीं, केवल पानी। 21 दिन पानी, हमने वो भी करके देखा है। 21 दिन केवल नींबू पानी पर थे, एक बार नींबू पानी और शहद। 21 दिन, 21 डेज ओनली लेमन वाटर। पर वो नहीं करना है हमको, लिक्विड विथ कैलोरीज चाहिए। कुछ भी ले रहे हो उसमें कुछ तो डाल दो, शहद डाल दो। एक ने ये भी प्रश्न पूछा है, शहद ले सकते हैं? हाँ, इस यात्रा में शहद बेस्ट है। हमने खुद शहद 10 साल तक बिल्कुल नहीं टच किया, क्योंकि हम ये सोचते थे एनिमल प्रोडक्ट। सारे प्रयोग करके देखे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। प्रश्न और भी है, और एक ही प्रश्न में कई लोगों के प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न इसी तरह के हैं। हाँ, मिक्सर, ग्राइंडर, जिस दिन हैंड प्रेस जूसर। हाँ, एक भाई ने ये भी प्रश्न पूछा है। मैं मधुबन आ रहा हूँ, फरवरी में आ रहा हूँ, 1 हफ्ता मधुबन में रहने वाला हूँ। मधुबन में लिक्विड कैलोरीज को कैसे करूँ, लिक्विड डाइट को? ये अभी लेटेस्ट प्रश्न कल का ही है। कोई 30 साल का कुमार है जिसने ये पूछा है। तो अपना ग्राइंडर लेके आओ, अपना जूसर लेके आओ। हमने देखा है विदेशियों को, सब लेके आते हैं, लाते हैं। कितने लोग लाते हैं? एक तो हैंड प्रेस वाला होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं, पर उसमें संतरा, मौसम्बी और अनार, ये 3 ही निकलता है। हैंड प्रेस वाला, ऐसे ऐसे घुमाने वाला। एक होता है इलेक्ट्रिक वाला सीधा, जिसमें जो बॉटल होती है उससे डायरेक्ट पी सकते हो। छोटा सा होता है, पतला दुबला, एकदम पतला पतला वाला नीचे, और उसमें वो तो वो कर सकते हो। उसमें केले डाल दो, उसमें खजूर पेस्ट डाल दो, घुमाओ उसको और पी लो, उसी से पी लो। वो एक है। अपना ग्राइंडर लेके आओ। दूसरा, मधुबन में जैसे सपन भाई के पास इधर जूसेस मिलते हैं सुबह, वैसे शांतिवन में भी मिलते हैं जूसेस। तो सुबह का काम तो हो गया, सुबह का जूसेस। दोपहर का स्मूदीज वगैरह थोड़ा बनाना पड़ेगा। शाम का अगर सूप ढूंढो, थोड़ा ढूंढो तो मिल जाएगा सब कुछ। सूप भी मिलता है, सूप भी मिलता है। उसको अगर और प्रोसेस करना है, क्योंकि इतना सूप पीने से पेट नहीं भरता है, तो और कुछ करो उसमें। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। पहले से ही बहाने नहीं बनाने, ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया, वैसे हो गया। हाँ, तो स्मूदी बना के भी दे सकते हैं। तो नहीं बहाने को ही उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर तू पार कर ले मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। कभी नहीं हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें सीखी हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर,